Hello, students. Let's complete our chapter of history, chapter number second, that is nationalism in India. So, we were here on the topic Salt March, that is the civil disobedience movement. Means, with the Salt March, the civil disobedience movement had been started by Mahatma Gandhi on 31st January 1930. Okay, let's have a recap on this. कि उन्होंने लॉर्ड वाइसराय इरविन को लेटर भेजा कि अगर आप 1930 तक आप हमारी कंसिडर कर लेते हो डिमांड्स तो दैट इज़ ओके, अदरवाइज वी विल स्टार्ट द सॉल्ट मार्च। तो लॉर्ड इरविन ने उनकी डिमांड पूरी नहीं की, उन्होंने सॉल्ट मार्च शुरू कर दिया। ओके, ये साबरमती आश्रम से उन्होंने डांडी तक सफ़र तय किया विद अपने 78 फॉलोअर्स के साथ, वॉलंटियर्स के साथ। 240 माइल्स का ये एरिया कवर था। उन्होंने 24 डेज में 10 माइल्स पर डे जाके इसको कंप्लीट किया और 6 अप्रैल तो ही रीच एट डांडी और उन्होंने पूरा सेरेमनी करी सॉल्ट को मैन्युफैक्चर करके बाय बॉइलिंग सी वाटर। ओके, तो इसको दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हमने कर लिया। उसके बाद हम थे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हुआ क्या, उन्होंने वही जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में था सेम थिंग दे हैव डन कि मैन्युफैक्चर सॉल्ट किया और उन्होंने फॉरेन क्लॉथ को बाइकआउट किया, लीकर शॉप को पिकेटेड किया, चौकीदारी टैक्स देने बंद कर दिए। ओके, फॉरेस्ट में उन्होंने वुड कलेक्ट करनी शुरू कर दी रिजर्व फॉरेस्ट में और ग्रेजिंग शुरू कर दी कैटल्स की। फिर उसी में अब गवर्नमेंट की क्या क्रश करने की एक्टिविटीज़ थी। रिएक्शन ऑफ गवर्नमेंट, अब्दुल गफ्फर खान को अरेस्ट कर लिया गया, दैट वाज द फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी इन अप्रैल 1930, जिसके कारण क्राउड ने पेशावर में खासकर बहुत ज़्यादा इसके अगेंस्ट रिएक्शन किया, काफ़ी लोग मारे गए। खासकर इंडस्ट्रियल वर्कर शोलापुर में पुलिस पोस्ट पे अटैक किया। तो लॉ जहाँ से लॉ कोर्ट रेलवे स्टेशन जो भी ब्रिटिश के सिंबल थे उन पे अटैक किया गया। तो गवर्नमेंट ने डरते हुए काफ़ी लोगों 1 लाख लोगों को जेलों में डाला, जिसके कारण महात्मा गांधी को लगा ये मूवमेंट तो अब वायलेंट हो रही, जिसके कारण उन्होंने ये गांधी इरविन पैक्ट साइन किया, जिसमें गांधी ने बोला कि मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कॉल्ड ऑफ करूँगा और ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि इंग्लैंड में है वहाँ पे लंदन में जाके इसको अटेंड करूँगा। तो इसके एवज में इरविन ने कहा ठीक है, मैं जो आपके पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको मैं रिहा कर दूँगा। तो लेकिन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से कुछ खास ऐसा हुआ नहीं। दिसंबर 1931 में वो चले गए लंदन में। जब वापस आए उन्होंने देखा कि अभी भी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है पॉलिटिकल प्रिजनर के साथ, लोगों के साथ बहुत गलत कर रही थी, उनको अरेस्ट कर रही थी। गफ्फर खान और जवाहरलाल नेहरू भी जेलों में थे, जिसके कारण उनको लगा कि मेरे को दोबारा ये मूवमेंट शुरू कर देनी चाहिए। इसलिए महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू कर दी 1932 में अगेन, और 34 तक ये अपने आप मोमेंटम, इसकी पॉपुलैरिटी ख़त्म हो गई, उसको बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। नाउ आपने पढ़ा था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में किन किन ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट किया, जैसे हमने 4 ग्रुप्स पार्टिसिपेशन करी थी। इसमें अगर आपको क्वेश्चन आता है कि हाउ द डिफरेंट पीपल, द डिफरेंट ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसमें कि आपको सारा नहीं सिर्फ कुछ पूछा जा सकता है, जैसे कि रिच पीजेंट ने इसमें पार्टिसिपेशन कैसे की। तो इस पैराग्राफ में आपकी आएगी रिच पीजेंट पार्टिसिपेशंस। हाँ जी, तो इसमें आपने करना है कि जो पतिदार थे गुजरात के और जाट थे उत्तर प्रदेश के, तो वो काफ़ी एक्टिव इस मूवमेंट में रहे हैं, क्योंकि वो कमर्शियल क्रॉप ग्रो करते थे। कमर्शियल क्रॉप आपको पता है जो कि आप प्रॉफिट के लिए ग्रो करते हो, जिस पे कि ब्रिटिश काफ़ी फोकस करते थे कि जिससे काफ़ी पैसा कमाया जा सकता था। तो खासकर जो पतिदार थे गुजरात के और जाट थे उत्तर प्रदेश के, वो काफ़ी ज़्यादा इससे हार्ड हिट रहे, क्योंकि उस टाइम क्या था, ग्रेट डिप्रेशन था 1930 में। आपने याद रखना है, इकोनॉमिक डिप्रेशन था वर्ल्ड वाइड, जिसका कि बट ऑब्वियस है इंडिया में भी उसका असर देखने को मिला। और जो ये बड़े बड़े रिच पीजेंट थे खासकर, इनको काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन का असर हुआ और प्राइसेस काफ़ी गिर गए। और जैसे इनकी कैश इनकम कम हुई तो उसी तरह इनको गवर्नमेंट के रेवेन्यू देने में प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन गवर्नमेंट कहती हमें तो रेवेन्यू पूरा चाहिए, चाहे आपका नुकसान होता है चाहे फ़ायदा, हमें इससे कोई मतलब नहीं है।
गवर्नमेंट ने कहा हम नहीं आपकी लैंड रेवेन्यू डिमांड को रिड्यूस करने की हम डिमांड को नहीं मानेंगे, जिसके कारण जो रिच पीजेंट रिच लैंडलॉर्ड थे उनको काफ़ी दुख हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारी डिमांड नहीं मान रही है। तो इसका रिएक्शन उनका क्या हुआ कि उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। जैसे मैंने आपको कहा है कि जो भी ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहे हैं नॉन कोऑपरेशन में या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, उनके अपने पर्पसेस थे, अपने मोटिव्स थे, बजाय देश की इंडिपेंडेंस। उनको ये मतलब नहीं था कि देश की इंडिपेंडेंस हो रही है, उनको मतलब था कि हमारे पर्पस सॉल्व होने चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने पार्टिसिपेट किया कि हमारी लैंड रेवेन्यू डिमांड जो गवर्नमेंट से हम कर रहे हैं रिड्यूस करने की, वो पूरी हो जाए। तो लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में उन्होंने ये डिमांड रखी, लेकिन उनकी डिमांड ये पूरी नहीं हुई। तो यहाँ पे रिच पीजेंट ने काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, काफ़ी उन्होंने कम्युनिटीज़ ऑर्गेनाइज करी, और जो मेंबर इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते उनको भी उन्होंने इनकरेज किया कि बाइकआउट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करो। तो अब यहाँ पे ये बताया है कि फॉर देम द फाइट फॉर स्वराज वॉज अ स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू। स्वराज इंडिपेंडेंस से उनका मतलब था कि हाई लैंड रेवेन्यू उनका रिड्यूस किया जाए, ना कि कंट्री की आज़ादी। लेकिन उसको बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई जब ये मूवमेंट 31 में कॉल्ड हो गया। आपको पता है 1 साल बाद ही ये मूवमेंट विद द गांधी इवन पैक्ट कॉल्ड ऑफ कर दी गई थी। इसमें कोई भी उनकी रेवेन्यू की जो डिमांड थी उसको रिड्यूस नहीं किया, जिसके कारण जब दोबारा ये मूवमेंट 32 में, आपने याद रखना है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 30 to 31 चली, फिर 32 to 34 तक सेकेंड टाइम चली। ओके, तो 32 में जब दोबारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुई, इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि हमारा पर्पस नहीं सॉल्व होता, तो हम क्यों पार्टिसिपेट करें। अब आपका इस पैराग्राफ में आएगा व्हाई डिड द पुअर पीजेंट पार्टिसिपेटेड इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सेकंड पैराग्राफ याद रखना है, दीज ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब पुअर पीजेंट को लैंड रेवेन्यू लो करने की इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं थी, क्योंकि मोस्टली जो पुअर पीजेंट थे दे वर वर्किंग एज अ टेनेंट, तो वो किराए की ज़मीन पे काम कर रहे थे। उनको मतलब था कि रिच पीजेंट के किराए की ज़मीन पे हम काम कर रहे हैं, उसका लैंड, उसकी जो फ़ी है, उसका जो चार्जेस है, उसको माफ़ कर दिया जाए। इसलिए वो ज़्यादा लैंड रेवेन्यू को लो करने भी डिमांड में नहीं बिलीव करते थे, बल्कि वो बिलीव करते थे, स्मॉल टेनेंट्स थे, किराए की ज़मीन पे काम करते थे, कि जो लैंडलॉर्ड ने उनको रेंट पे दी हुई है लैंड, तो वो रिड्यूस कर दी जाए। उनका पर्पस था स्वराज से दिस वन। तो जैसे डिप्रेशन का मतलब ये वही है जो रिच पीजेंट को सामना करना पड़ा 1930 में। जो डिप्रेशन जैसे कंटिन्यू करता गया, उनकी इनकम भी कम होनी शुरू हो गई, सब पे क्योंकि असर पड़ रहा है। तो स्मॉल टेनेंट्स अपना रेंट पे नहीं कर पा रहे थे, तो वो चाहते थे जी जो रेंट हमने नहीं दिया लैंडलॉर्ड को, वो रिमिट कर दिया जाए, वो माफ़ कर दिया जाए। तो इसीलिए उन्होंने रेडिकल मूवमेंट में पार्टिसिपेट औरों में भी किया, जैसे सोशलिस्ट मूवमेंट थी, कम्युनिस्ट मूवमेंट थी, उसमें भी पार्टिसिपेट किया कि हमारा जो किराया है वो माफ़ कर दिया जाए। तो जैसे ही रेजिंग इशू चलते रहे, माइट अपसेट रिच पीजेंट और लैंडलॉर्ड को भी बड़ी प्रॉब्लम आनी शुरू हुई। आपने एक बात हमेशा याद रखनी है, जो कांग्रेस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, दैट वाज कंसिस्टेड बाय रिच पीजेंट, जमींदार, लैंडलॉर्ड्स, नंबर 2 इंडस्ट्रियलिस्ट, नंबर 3 हाई कास्ट पीपल। तो इन्होंने, कांग्रेस ने कभी भी लोअर कास्ट, हरिजन, अनटचेबल्स, जिसको आप शेड्यूल कास्ट कहते हो, डिप्रेस क्लास कहते हो, ये सारे इनके नाम हैं, उनको अपनी मूवमेंट में कभी पार्टिसिपेट नहीं किया। नंबर 2 जो लोअर कैटेगरी के पीजेंट थे, उनकी डिमांड इन्होंने कभी पूरी करवाने की कोशिश की। नंबर 3 जो भी वर्कर थे, उनको अब इनकी डिमांड अब उन्होंने कभी पूरी करवाई नहीं की, क्योंकि हमेशा रिच पीजेंट और पुअर पीजेंट में क्लैश रहता है, इंडस्ट्रियलिस्ट और वर्कर में क्लैश रहता है, हाई कास्ट और लो कास्ट में क्लैश रहता है। तो कभी भी उन्होंने लोअर दर्जे की डिमांड को अपना मोटिव कभी भी नहीं बनाया कांग्रेस ने। जैसे मर्जी कांग्रेस अगर इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ रही थी, दैट वाज फॉर द saving the purpose of industrialists, highly rich people and you can say highly caste people, उनके इंटरेस्ट उन्होंने हमेशा सेव किए। तो इसी में है कांग्रेस दैट वाज अनविलिंग टू डू समथिंग फॉर द पुअर पीजेंट। इसलिए जो पुअर पीजेंट और कांग्रेस के रिलेशन जो थे वो अनसर्टेन हो गए। दिस इज सरेम कि जब अब हमारी डिमांड पूरी नहीं कर सकते हो तो हम इसमें पार्टिसिपेट क्यों करें। ओके, अब इस पैराग्राफ में आपका आएगा व्हाट वाज द रोल ऑफ
बिजनेस क्लास, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बिजनेस क्लास का क्या रोल था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में? क्लियर? यस। तो अब आपको ये पता है, आपने पहले पढ़ चुके कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुई थी तो इंडियन मर्चेंट इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपनी इंडस्ट्रीज खोली थी इंडिया में, और उनको काफ़ी ज़्यादा ह्यूज प्रॉफिट हुए थे और वो काफ़ी पावरफुल बन गए थे ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यू ऑलरेडी नो। तो अब जैसे उनका बिजनेस बढ़ना शुरू हुआ तो वैसे उन्होंने ये कॉलोनियल गवर्नमेंट को ये एक तरह से कन्विंस करने की कोशिश की कि जो इंपोर्ट्स हो रहे हैं इंडिया में, जो इंग्लैंड से मशीन मेड गुड्स इंडिया में आ रही हैं, उस पर कुछ टैक्सेस लगाए जाए, इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाए, ताकि उनके रेट्स जो है महंगे हो और जो इंडिया में चीज़ें प्रोड्यूस कर रही हैं उनके रेट सस्ते हों। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ये बात क्यों मानेगी? क्योंकि वो अपने लोगों के इंटरेस्ट सेव कर रही है। उन्होंने उन पे इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई, लेकिन ये कंसिस्टेंटली उनको बोलते रहे दीज बिजनेसमैन के उन पे ड्यूटीज लगाई जाएं जिसके कारण उनको फ़ायदा हो। वो चाहते थे कि इंपोर्ट जो फॉरेन गुड्स से आ रही हैं, रूपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज हो रही है, वो इंपोर्ट को डिस्करेज करे। जो इंडिया से इंग्लैंड से आने वाले मशीन मेड गुड्स हैं उन पे इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाए। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको नहीं माना तो इस बिजनेस क्लास ने एक अपनी एसोसिएशन बनाई, इंडियन इंडस्ट्रियल कमर्शियल कांग्रेस। आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी आपकी टर्म्स आती हैं, ये इजी नहीं है याद रखनी, तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में याद करो, IICC। ओके, इंडियन इंडस्ट्रियल कमर्शियल कांग्रेस। द सेम वे आपको याद रखना है FICCI, तो अब आपको याद रहेगा ये 1921 में शुरू हुई थी IICC। ओके, FICCI आपकी शुरू हुई थी 1927 में। ओके, तो ये फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के लिए बनी थी, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज जैसे कि पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, ये ऑलरेडी आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन चैप्टर में पढ़ा है, और GD बिरला जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट ने एक अपनी एसोसिएशन बनाई कि ब्रिटिश के अगेंस्ट वो अपने इंटरेस्ट कैसे सेव कर सकते हैं। ओके, तो इसमें उन्होंने अटैक किया कॉलोनियल कंट्रोल में जो कि इंडियन इकोनॉमी में कर रहे थे, और उन्होंने CDM में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया जब ये लॉन्च हुई। तो मतलब अपने इंटरेस्ट सेव करने के लिए बिजनेस क्लास में 1930 में पार्टिसिपेट किया कि शायद कि ब्रिटिश के अगेंस्ट ये मूवमेंट कामयाब हो जाए और उनके इंटरेस्ट सेव हो जाए कि इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी जाए ऑन द कमिंग ऑफ मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड। तो उन्होंने अब ये है, उन्होंने पार्टिसिपेट कैसे किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में? उन्होंने फाइनेंशियल असिस्टेंट दी, मतलब पैसे से हेल्प की सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, और रिफ्यूज टू बाय और सेल इंपोर्टेड गुड्स। उन्होंने ये किया कि हम इंपोर्टेड गुड्स को ना तो खरीदेंगे ना बेचेंगे। तो काफ़ी बिजनेसमैन का स्वराज का मतलब था जब कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शन बिजनेस से हट जाएंगी और उनकी ट्रेड और इंडस्ट्री काफ़ी फ्लरिश होंगी विदाउट रिस्ट्रिक्शंस, विदाउट पाबंदी। तो तब करके उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो आप कह सकते हो बिजनेस क्लास का पर्पस था स्वराज में कि जब ब्रिटिश उन पे रिस्ट्रिक्शन रिमूव कर देंगे। ओके, लेकिन जब ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल होगी, मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1931 में बंद कर दी गई, तो इसलिए जब दोबारा शुरू हुई उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। तो उनको ये भी हो रहा था कि जैसे मिलिटेंट एक्टिविटीज़ बढ़ रही थी और जैसे ही बिजनेस की डिस्टर्बेंस बढ़ रही थी, तो वैसे ही ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलिज्म था, जिनके कारण कांग्रेस मेंबर्स में उनको ये डर लगना शुरू हुआ कि उनका बिजनेस कहीं बिल्कुल ख़त्म ही ना हो जाए। उसके लिए उन्होंने एफर्ट करने इसमें शुरू कर दी। अब आपका नेक्स्ट आएगा, हाउ डिड द वर्कर्स, दैट इज इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने इसमें पार्टिसिपेट कैसे किया इन द सिविल डिसोबीडियंस। हर पैराग्राफ में आपके क्वेश्चन बनते जा रहे हैं, जस्ट गो थ्रू दैट वन। हाँ, अब आपने याद रखना है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में वर्कर्स में खासकर पार्टिसिपेट नहीं किया, जैसे मैंने आपको रीजन बताया, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट की डिमांड पूरी की जा रही थी बाय द कांग्रेस। तो वर्किंग क्लास को था कि हम इसमें पार्टिसिपेट क्यों करें जब हमारे इंटरेस्ट सेव नहीं होने हैं। तो लेकिन आपने याद है सिर्फ नागपुर के वर्कर्स थे जिन्होंने इस मूवमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और बाकियों ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। दिस कैन बी डन एज अ लिमिट्स ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ओके, हाँ जी, तो नागपुर के
जो थे वर्किंग क्लास से, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। जैसे ही इंडस्ट्रियलिस्ट कांग्रेस के करीब आने शुरू हो गए, वर्कर कांग्रेस से दूर चले गए, क्योंकि कभी भी इंडस्ट्रियलिस्ट और वर्कर की एक जैसी डिमांड नहीं होती हैं। ओके, पर फिर भी कुछ वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, कि उनका मोटिव था कि गांधी जी के प्रोग्राम को हमने फुलफिल करना है। उन्होंने बायकॉट की फॉरेन गुड्स को। ओके, अपने लोअर वेजेस के लिए, उन्होंने पुअर वर्किंग कंडीशन के लिए, उनमें से कुछ पार्ट, मैं कह रही हूँ कुछ ने पार्टिसिपेट किया, नॉट ऑल द वर्कर्स पार्टिसिपेटेड। किन्होंने पार्टिसिपेट किया? रेलवे वर्कर्स ने स्ट्राइक करी 1930 में। डॉक वर्कर ने, जो कि शिप के लिए लोडिंग अनलोड करते हैं, डॉक वर्कर्स ने 1930 में पार्टिसिपेट किया। और 1930 में छोटा नागपुर, जैसे हमने यहाँ पे किया है कि नागपुर रीजन वाले वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया, छोटा नागपुर रीजन में माइंस में भी गांधीयन कैप डाल के इस प्रोटेस्ट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया और बॉयकॉट कैंपेन किया। लेकिन कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि इनकी डिमांड, जो पुअर वर्कर्स हैं उनकी डिमांड पूरी की जाए, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे कांग्रेस में डोमिनेटिंग थे, वो नहीं चाहते थे कि इन वर्कर की डिमांड पूरी की जाए। इसके कारण इट फेल्ट दैट दिस वुड एलिनेटेड इंडस्ट्रियलिस्ट, कि इंडस्ट्रियलिस्ट हमसे दूर हो जाएंगे। कांग्रेस ने कभी वर्किंग क्लास की डिमांड को पूरा करने की कोशिश नहीं की। तो अब है किन्होंने पार्टिसिपेट किया, यहाँ पे आपका है ड्यूरिंग दिस वन विमेन। अब आप है पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। फर्स्ट टाइम विमेन ने पार्टिसिपेट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। अभी तक कभी इंडियन वुमेन ने कभी भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो दिस वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम कि ऑन द कॉल ऑफ गांधी जी 1000 of women participated टू लिसन गांधी जी। आपने इसमें भी याद रखना है कि इनमें भी विमेन कौन सी ने पार्टिसिपेट किया? हाईली रिच क्लास रिच विमेन ने, हाई कास्ट विमेन स्पेशली फ्रॉम द रूरल एरिया, क्योंकि देवर फ्री। जो लोअर क्लास की वुमेन थी, लोअर कास्ट की विमेन थी, उनको तो इतना ही नहीं था कि अपनी रोजी रोटी का इंतजाम कर ले, बजाय कि ऐसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने की। गॉट इट? तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। तो इनमें विमेन ने पार्टिसिपेट किया, काफ़ी प्रोटेस्ट मार्चेस किए, सॉल्ट को मैन्युफैक्चर किया। ओके, यू कैन सी द विमेन, दे आर कमिंग हियर, बच्चों के साथ अपने आई हुई है विमेन पार्टिसिपेट करने इसमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। और उन्होंने पिक्टेड फॉरेन क्लॉथ की, मतलब फॉरेन क्लॉथ के पहरेदारी की कि आप इसमें एंटर ना करें, इनका कपड़ा मत खरीदे। लीकर शॉप को उन्होंने पिक्टेड किया और काफ़ी तो जेलों में भी गई। और अर्बन एरिया में कौन सी विमेन थी? हाई कास्ट फैमिली से थी। रूरल एरिया में हाई कास्ट से और अर्बन एरिया में हाई क्लास से आई थी। तो गांधी जी के कॉल में काफ़ी विमेन को लगता था ये हमारी सेक्रेट ड्यूटी, हमारी धार्मिक ड्यूटी है, इसमें हम पार्टिसिपेट किए करें। ओके, तो लेकिन गांधी जी चाहते थे कि विमेन की ड्यूटी सिर्फ क्या है? अपने होम और हर्थ, चूल्हा चौका, हर्थ होता है चूल्हा चौका, अपना घर देखे, बजाय कि कोई भी पॉलिटिकल पोजीशन को वो गेन करें। तो उनको मेन पर्पस उनका गुड मदर्स बनना है और गुड वाइफ्स बनना है। मतलब यहाँ पे भी आपने कहना है कि कांग्रेस वाज डोमिनेटेड बाय द मेल ओनली, नॉट द फीमेल। वो कभी नहीं चाहते थे कि फीमेल को कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन दी जाए कांग्रेस में। आपने हर तरह देखना है कि कांग्रेस दैट वाज डोमिनेटेड बाय द हाईली रिच क्लास, हाईली रिच कास्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड मेल रादर देन द विमेन। और काफ़ी देर तक कांग्रेस ये नहीं चाहती थी कि विमेन को कोई हाई पोजीशन दी जाए, अथॉरिटेटिव पोजीशन दी जाए कांग्रेस में। तो जिसके कारण दैट वो चाहते थे कि विमेन की पार्टिसिपेशन हमें चाहिए, उनकी डोमिनेशन नहीं चाहिए विद इन द कांग्रेस। अब आपका क्वेश्चन नया आता है, लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। लिमिट्स का मतलब डिफेक्ट्स, ड्रॉबैक नहीं है, इसका मतलब है क्या क्या सीमाएं थी। टू सम एक्सटेंट यू कैन से दोज हु डिडंट पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस, वो कौन थे? तो आपका सीमाएं में आएगा, लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस में आएगा कि सब सोशल ग्रुप में इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। आप पहले कुछ हद तक कर चुके हो कि कुछ वर्किंग क्लास में पार्टिसिपेट नहीं है, वो भी इसमें आप ऐड ऑन कर सकते हो। तो अनटचेबल्स ने तो इसमें बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया। ओके, जब ये मूवमेंट शुरू की, क्यों? क्योंकि कांग्रेस कभी दलित की डिमांड को पूरा करती नहीं थी, तो मैं क्यों पूरा करूं? ओके, तो हमेशा कांग्रेस किससे डोमिनेटेड थी? सनातन धर्म आपको पता है सबसे पुराना हिंदू धर्म है। तो उसमें उनका था कि हाई कास्ट हिंदूज कभी नहीं चाहते थे कि हरिजन की डिमांड को, अनटचेबल की डिमांड को कभी भी कांग्रेस का पार्टिसिपेशन किया जाए, उनकी मोटिव बनाया जाए। लेकिन महात्मा गांधी कहते थे कि अगर आप स्वराज चाहते हो
ये स्वराज आपका 100 ईयर नहीं आएगा अगर आप दलित की डिमांड को, दलित को साथ लेके नहीं चलोगे। ओके, तो महात्मा गांधी ने अनटचेबल को हरिजन का, हरिजन का मतलब है चिल्ड्रन ऑफ गॉड, हरिजन। ओके, तो उन्होंने क्या कुछ किया, आपको अगर क्वेश्चन आता है द एफर्ट्स मेड बाय महात्मा गांधी फॉर द हरिजन। ओके, हरिजन की उन्होंने क्या क्या किया उनके पर्पस सॉल्व करने के लिए, उनकी पार्टिसिपेशन के लिए। तो नंबर 1, उन्होंने एक सत्याग्रह चलाया कि हरिजन की एंट्री होनी चाहिए टेम्पल्स में और पब्लिक वेल में, टैंक में, रोड्स में, स्कूल्स में उनका एक्सेस होना चाहिए। और उन्होंने खुद भी जाके हरिजन के साथ टॉयलेट क्लीन किए कि कोई भी काम बुरा नहीं होता। और स्पेशली द भंगी, याद रखने, भंगी का मतलब स्वीपर्स। और अपर कास्ट को ये मनाया कि अपना दिल थोड़ा बड़ा करो और अनटचेबल की जो आप क्राइम कर रहे हो, आप पाप कर रहे हो, उनको ख़त्म करो और इनको एक्सेप्ट करो आप कि ये अनटचेबिलिटी ख़त्म करो। ओके, मैनी दलित लीडर को ये था कि हम एक पॉलिटिकल सोल्यूशन के लिए हमें ज़रूरी है कि इनको एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलनी ज़रूरी है शेड्यूल का। स्पेशली आपने याद रखना है यहाँ पे रोल ऑफ BR अम्बेडकर। ओके, उन्होंने काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन बनाई, रिजर्व सीट चाहते थे वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, सेपरेट इलेक्टोरेट चाहते थे जिसके कारण दलित मेंबर को लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन मिली। यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब है कि जो कि हमारे में अभी नहीं है, कि जिसमें क्या होता था सेपरेट, ध्यान से सुनना, ये आपका NCERT क्वेश्चन भी है, वाई सम पॉलिटिकल लीडर्स वर नॉट रेडी टू गिव सेपरेट इलेक्टोरेट। तो यहाँ पे ये था कि अगर आप मुस्लिम से बिलोंग करते हो, मतलब यहाँ पे मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन, और यहाँ पे आपकी आ जाएगी अनटचेबल जिसको आप दलित कहते हो, ये रिप्रेजेंटेटिव अलग अलग होंगे और एक वो आपके होंगे जनरल, जनरल में सब आ जाएंगे। तो अगर आपने मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव चूज करना है तो सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी ही उसको वोट डालेंगी, ओनली मुस्लिम गिव द वोट टू देम। अगर आपका कोई दलित कैंडिडेट वहां पे है तो सिर्फ दलित लोग ही उनको वोट डालेंगे। ओके, ऑल द दलित्स विल वोट ओनली फॉर दलित, ओनली फॉर टचेबल्स। और अगर आप इन मुस्लिम और दलित से बिलोंग नहीं करते हो, आप जनरल हो, तब आपने वोट सिर्फ जनरल रिप्रेजेंटेटिव को वोटिंग करनी है। दिस इज नोन एज सेपरेट इलेक्टोरेट। मतलब ये सेपरेट लोगों में एक तरह से डिवीजन पैदा करते हैं कि अब दलित हो तो दलित को इलेक्ट करो, मुस्लिम हो तो आप मुस्लिम को इलेक्ट करोगे, अब जनरल हो इन दोनों के अलावा तो अब आप जनरल, आप दूसरे रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करोगे। यही इशू मेन बनेगा बिटवीन पूना पैक्ट में, बिटवीन महात्मा गांधी एंड डॉक्टर BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर चाहते थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए जिसमें कि दलित तभी चूज किए जा सकते हैं अगर वो रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। मतलब अगर मैं रिप्रेजेंटेटिव दलित का हूं, बट ऑब्वियस मैं दलित के लिए सोचूंगा, जनरल वाला कभी इतना ज्यादा दलित के लिए नहीं सोचेगा। सेम वे अगर मैं मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव तभी मैं मुस्लिम की डिमांड के बारे में सोचूंगा। गॉट इट? तो इसलिए मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन वुड बी सेपरेट। अब ये तो आपकी होगी सेपरेट इलेक्टोरेट। तो व्हाट डू यू मीन बाय ज्वाइंट इलेक्टोरेट? तो ज्वाइंट इलेक्टोरेट में आपका आता है कि लाइक नाउ वी आर हैविंग ज्वाइंट इलेक्टोरेट, जिसका मतलब क्या है कि आप सब लोगों ने वोटिंग डालनी है, लेकिन आपने मुस्लिम होके मुस्लिम को नहीं, आपकी सीट्स विल बी रिजर्व। ओके, दैट इज नाउ वी आर हैविंग, हमारी सीट रिजर्व है फॉर द SCs एंड STs, नॉट मुस्लिम, क्योंकि हम अब कैटेगरी डिवाइड नहीं कर रहे हैं। तो दिस इज नोन एंड ज्वाइंट इलेक्टोरेट। ज्वाइंट इलेक्टोरेट में है कि यहाँ पे मुस्लिम, दलित, ये सारे तरह के लोग होंगे। जो सीटें रिजर्व हैं फॉर द SCs, यू नो वेरी वेल, यहाँ पे सिर्फ SC रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन वोट सब तरह के लोग डालेंगे, चाहे आप SC हो, चाहे आप ST हो, चाहे आप जनरल हो, ये सारे ही SCs के लिए वोट डालेंगे इन द रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ SCs। जनरल भी इन्हीं को वोट डालेंगे। अगर ये एरिया ST रिजर्व है तो इसमें आप सब SCs भी हो, आप STs भी हो, आप जनरल भी हो, ये सारे STs को ही वोटिंग करेंगे। यहाँ पे मे बी 8 कैंडिडेट है,
8 कैंडिडेट एसटीज से बिलोंग करेंगे। यहाँ पे एससीज हैं तो 10 कैंडिडेट हैं, 10 एससीज होंगे, तभी एक कैंडिडेट विल बी इलेक्टेड एज एससी और यहाँ पे एक इलेक्टेड दैट इज एसटी होगा। Okay, this is now we are following the pattern joint electorate in which the seats are reserved for the SCs and STs. उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व हैं। जैसे हमारे इंडिया में 84 कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व है एससीज के लिए, जहाँ पे सिर्फ एससीज इलेक्ट होंगे, और एसटीज के लिए 47 कॉन्स्टिट्यूएंसी इंडिया में रिजर्व है फॉर द लोकसभा, जहाँ से सिर्फ आपके 47 एसटीज एरियाज है, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर आपके 47 एसटीज विल बी इलेक्टेड बाय द ऑल द पीपल ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंसीज रादर देन द एससीज और एसटीज ओनली। तो महात्मा गांधी ने यहाँ पे कहा कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट होगा तो मैं तो इसके लिए फास्ट एंड टू डेथ कर लूंगा, मैं मर जाऊंगा, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होने दूंगा, क्योंकि इसके कारण मेरे लोग बट जाएंगे, मेरी जो नेशनल मूवमेंट है वो बट जाएगी, वो मैं नहीं होने दूंगा। ओके, ये बात आपने याद रखनी है। ये पूना पैक्ट था आपका जो साइन हुआ, जिसमें क्या हुआ कि सीट विल बी रिजर्व इन द जॉइंट इलेक्टोरेट। तब पहले तो BR अम्बेडकर माने नहीं, जब ये दोनों में काफ़ी क्लैश हो गया तो पूना पैक्ट साइन किया गया 1932 में, याद रखना है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के 2 साल बाद, ऐसे आपने याद रखना है, जिसके कारण डिप्रेस क्लासेस जिसको आप कहते हो एससीज, उनकी सीटें रिजर्व कर दी जाएंगी प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। प्रोविंशियल का मतलब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट जो उस टाइम ब्रिटिश के अंडर थी। ओके, जिसको आप कहते हो जनरल इलेक्टोरेट, जॉइंट इलेक्टोरेट। ये सिस्टम जो हमने अब फॉलो की है, उस टाइम पूना पैक्ट में ये साइन किया गया था। ओके, तो जो आपका पार्ट रह गया है, लेट्स डू दैट वन। तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कहते हैं शेड्यूल कास्ट की बहुत जरूरी है टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ दलित। ओके, इसीलिए उन्होंने आप कह गए मूवमेंट में लिमिटेड पार्टिसिपेशन थी, खासकर महाराष्ट्र और नागपुर के रीजन में ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, बाकी इंडिया में इनकी पार्टिसिपेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी। दिस इज़ द फर्स्ट लिमिट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हु पार्टिसिपेटेड। ओके, इसमें आपने फिर पूरा कंप्लीट इसके बारे में बताना है कि यहाँ पे जो दलित की उनकी पार्टिसिपेशन खास नहीं थी, लेकिन महाराष्ट्र नागपुर के दलित ने इसमें पार्टिसिपेट किया। फिर आपने इसमें बताना है कि BR अम्बेडकर ने एक एसोसिएशन बनाई जिसको आप कहते हो DCA कहते हो, दैट इज डिप्रेस क्लास एसोसिएशन, 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। लेकिन महात्मा गांधी के साथ क्लैश हो गया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि BR अम्बेडकर चाहते थे सेपरेट इलेक्टोरेट, जो मैंने आपको भी बताया है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट तो बड़ी खुश थी क्योंकि वो चाहते थे डिवाइड एंड रूल। हाँ, सारे अपने सेपरेट इलेक्टोरेट मांगो, मुस्लिम आप भी मांगो और दलित आप भी मांगो, तो तभी तो आप अलग होगे, तभी तो आपकी जो जॉइंट नेशनल मूवमेंट है वो डिसयूनाइट कर देगी आपको। तो ब्रिटिश तो बहुत खुश थे कि आप सेपरेट इलेक्टोरेट रखो दलित के लिए, लेकिन गांधी ने ये डिमांड की कि मैं फास्ट टू डेथ रख लूंगा अगर ये पूरा सेपरेट इलेक्टोरेट हो गया। तभी अंबेडकर ने कहा ठीक है, उन्होंने एक्सेप्ट किया पूना पैक्ट में, जिसमें कि सीटें रिजर्व कर दी जाएंगी इन द जनरल इलेक्टोरेट में रादर देन सेपरेट इलेक्टोरेट। अब आपकी सेकंड पॉइंट है कि पार्टिसिपेशन ऑफ मुस्लिम में इसमें खासकर पार्टिसिपेट नहीं किया। आपको याद रखना चाहिए कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, दैट इज क्योंकि उनका अपना पर्पस था। जो आपको खिलाफत मूवमेंट अगर याद हो तो यहाँ पे मुस्लिम की मूवमेंट थोड़ी ल्यूकवार्म थी, ल्यूकवार्म वाटर होता है ना, ज़्यादा नहीं थी। ओके, तो आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, तो जो मुस्लिम लोग थे अपने आप को कांग्रेस से एलिनेटेड, अलग समझना शुरू हो गए। तो उनको लगता कि कांग्रेस जो कि हिंदू एसोसिएशन है, इसलिए उन्होंने अपनी मुस्लिम लीग में इंटरेस्ट शो करना शुरू कर दिया था। 1920 से शुरू हो गया था। उनको लगता था कि ये हिंदू महासभा इन्फ्लुएंस में है कांग्रेस, हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो हिंदू मुस्लिम में जो रिलेशन थे काफ़ी बिगड़ गए थे और एक दूसरों को शक की निगाह से देखते थे। उनको लगता था कि ये क्लैशेस हमें राइट्स होने शुरू हो गए थे अलग अलग सिटीज़ में, तो इसलिए दोनों कम्युनिटीज़ में हिंदू मुस्लिम में काफ़ी गैप बढ़ चुका था। ये आपने इसको शो करना है कि क्यों उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। फिर ये आगे बता रहे हैं कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग, जो कि मुस्लिम की लीग थी, 1906 में इसको बनाया गया था। तो इसमें रीनेगोशिएट करने की कोशिश की 1927 में, लेकिन ये यूनिटी उनको लगा ये कभी हम कर ही नहीं पाएंगे। और इनमें जो डिफरेंस था रिप्रेजेंटेशन का, जो कि हमने बोला सेपरेट इलेक्टोरेट का, वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था। तो आपने याद रखना है मोहम्मद अली जिन्ना,
जो कि आपको पता है ही इज ट्रीटेड लाइक महात्मा गांधी इन पाकिस्तान। तो जो कि मुस्लिम लीग के खास लीडर थे, वो कहते थे कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए लाइक BR अम्बेडकर, क्योंकि उनको श्योरिटी चाहिए थी। मुस्लिम खासकर हैं मिnority में, उनको लगता था कि अगर मुस्लिम को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी, रिजर्वेशन नहीं मिलेगी सेंट्रल असेंबली में, तो उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, तो उनके इंटरेस्ट कोई सेव नहीं करेगा। खासकर वो चाहते थे बंगाल, आपको पता है ईस्ट वेस्ट बंगाल, जैसे कि ईस्ट बंगाल जो कि बांग्लादेश अभी है, वहां पे मुस्लिम की काफ़ी मेजॉरिटी थी। पंजाब आपको पता है वेस्टर्न पंजाब में मुस्लिम की काफ़ी ज़्यादा मेजॉरिटी थी। इन एरियाज़ में वो खासकर चाहते थे कि कुछ सीटें रिजर्व की जाए मुस्लिम के लिए, खासकर मुस्लिम लीग और जिना। नेगोशिएशन काफ़ी रिप्रेजेंटेशन में चलती रही, लेकिन उनकी सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई जब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस 1920 में हुई। उन्होंने मिस MR जैकर ने, जो हिंदू महासभा के मेंबर थे, उन्होंने खासकर कॉम्प्रोमाइज़ करने से मना कर दिया कि हम मुस्लिम की किसी डिमांड को पूरा नहीं करेंगे। ये बता रहे हैं कि क्यों 1930 में मुस्लिम ने पार्टिसिपेट नहीं किया। ये पहले का उनको आपको बता रहे हैं सर्कमस्टांसिस कि क्यों हिंदू मुस्लिम के रिलेशन इतने बिगड़ चुके थे। तो जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुई तो दोनों में शक की निगाह से रिलेशन देखे जा रहे थे। उनमें काफ़ी डिसयूनिटी पैदा हो गई थी दोनों कम्युनिटीज़ में, और कांग्रेस जो थी वो मुस्लिम लीग से अलग हो चुकी थी। जब उन्होंने यूनाइटेड स्ट्रगल की कॉल की तो मुस्लिम लीडर ने इनमें कहा कि हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि मुस्लिम को एक माइनॉरिटी ग्रुप देखा जाता है विद इन इंडिया। उनको ये डर था कि उनका जो कल्चर है, उनकी आइडेंटिटी है, वो डोमिनेशन ऑफ हिंदू में दब के मर जाएगी। मतलब मुस्लिम अपने इंटरेस्ट सेव नहीं कर पाएंगे इंडिया में, क्योंकि इंडिया में तो हिंदू मेजॉरिटी में है, इसलिए उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस में पार्टिसिपेट नहीं किया। इसमें आपने देखना है कि मोहम्मद इकबाल जो कि मुस्लिम लीग के एक प्रेसिडेंट थे, यहाँ पे आपको याद रखना है मोहम्मद अली जिन्ना अलग हैं और मुस्लिम मोहम्मद इकबाल अलग है, जो कि प्रेसिडेंट रहे हैं 1930 में मुस्लिम लीग के। तो उनको लगता था कि सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम के लिए होना बहुत ज़रूरी है, तभी उनके इंटरेस्ट सेव होंगे। और इस मूवमेंट को उन्होंने प्रोवाइड किया कि जस्टिफिकेशन बताई कि पाकिस्तान की डिमांड बहुत ज़रूरी है इन द पर्टिकुलर ईयर में। ओके, तो देन कम सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। मतलब आपकी लिमिट्स दो ही हैं मेन, उसको आपने काफ़ी एक्सप्लेन करना। अगर 5 नंबर में भी आता है प्रॉपरली विद द पार्टिसिपेशन, नॉन पार्टिसिपेशन, लिमिटेड पार्टिसिपेशन ऑफ वर्किंग क्लास एंड सॉरी बट लिमिटेड पार्टिसिपेशन ऑफ हरिजन, एंड नंबर 2 पे आपकी मुस्लिम को पार्टिसिपेशन में पूरा देना है 5 नंबर के अगर आता है। तो यहाँ पे आपका है सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग है। तो यहाँ पे ये बाल गंगाधर तिलक है, जिसमें सराउंडेड बाय सिम्बल्स। सिम्बल्स आपको दिख रहे हैं, ये याद रखने आपने। ये दिख रही है आपका मंदिर दिख रहा है, ये मस्जिद दिख रही है, यहाँ पे चर्च दिख रही है, और ये सेक्रेट इंस्टीट्यूशन दिख रही है आपको सारी विद द सेंट्रल फिगर। गॉट इट? तो सारी आपकी बाकी सिम्बल्स हैं इंडिया के लिए जो उनके सराउंडिंग है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आता है कि हाउ डिड नेशनलिज्म केम, नेशनलिज्म फैक्टर्स ऑफ नेशनलिज्म या नेशनलिज्म केम इन इंडिया, कि नेशनलिज्म इंडिया में आने मतलब देश के लिए प्यार कैसे पैदा हुआ विद इन इंडियन पीपल। ये आपके 5 आपके पॉइंट बनते हैं। हाउ डिड नेशनलिज्म कम इन इंडिया विद डिफरेंट फैक्टर्स। ओके, 5 पॉइंट में हम करेंगे इसको कवर। तो नेशनलिज्म आने के लिए काफ़ी एक वक्त लगा कि उसने अपने एक यूनिटी देखनी पड़ी उनको, जिसके कारण उनको सबको इकट्ठा किया। तो ये डिफरेंट कम्युनिटीज़ कैसे इकट्ठी हुई विद द कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। तो अब आपका है कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस जो थी, कुछ तो आपके यूनाइटेड स्ट्रगल से आई। मतलब जैसे मैंने आपके फर्स्ट पेज में बोला था इस चैप्टर के कि ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ते लड़ते इंडियन कब इकट्ठे हो गए उनको खुद नहीं पता चला। ओके, एक तो यूनाइटेड स्ट्रगल थी इसके कारण आई, और दूसरा आपकी कल्चर प्रोसेसेस थी जिसके कारण नेशनलिज्म आया। हिस्ट्री में उन्होंने, फिक्शन में उन्होंने फोकलोर, सॉन्ग्स, पॉपुलर प्रिंट्स, सिंबल्स, इन्होंने काफ़ी रोल प्ले किया नेशनलिज्म लेके आने में। आप इस पॉइंट को भी कंसिडर कर सकते हो। द कल्चरल प्रोसेस पार्टिसिपेटेड दैट गेव द नेशनलिज्म फीलिंग अमंग द इंडियन पीपल। और नेशनलिज्म में कल्चर में क्या क्या चीज़ें आएंगी आपकी, फोकलोर, सॉन्ग्स, फिक्शन, प्रिंट्स वगैरह एक्सेट्रा, जिसके कारण इंडिया में नेशनलिज्म आया।
ओके। अभी द सेकेंड पॉइंट आप करोगे कि अब इस टाइम में जैसे आपने करा था जर्मनी में जर्मेनिया और फ्रांस में मरियाना, दे वर कंसिडर्ड एज द फिगर्स दैट इज द एल्गरी ऑफ नेशनल सिंबल। उसी तरह हमारे इंडिया में इमेज बनाएगी भारत माता की दैट कोरिलेट विद द इंडियन पीपल। तो 20th सेंचुरी में ये चीज़ आई हमारे में नेशनलिज्म ग्रो करने। अब ये सेकेंड पॉइंट बनता है इन द 20th सेंचुरी नेशनलिज्म ग्रो करने के लिए इंडिया को इमेज मिली भारत माता की। आपने याद रखना है फर्स्ट टाइम जो भारत माता की पिक्चर बनाई थी, फिगर बनाई थी, वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई थी 1870 में, जब उन्होंने वंदे मातरम जो कि आपका नेशनल सॉन्ग है वो हिम उन्होंने मदरलैंड का बनाया। इसको बाद में उनका जो आनंद मठ नॉवल है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का, उसमें ऐड ऑन किया गया था वंदे मातरम। अब उन्होंने इसमें इमेज भी बनाई थी भारत माता की। तो जो स्वदेशी मूवमेंट बंगाल में चली थी तब की बात ये कर रहे हैं। दैट इज स्वदेशी मूवमेंट आपने याद रखना है, दैट वाज स्टार्टेड इन 1905 में, कि क्योंकि बंगाल को बाइफरकेट कर दिया गया था ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल में, तब स्वदेशी मूवमेंट पहली बार चलाई गई थी। दैट टाइम आपने ये नहीं कहना कि ये महात्मा गांधी ने स्वदेशी मूवमेंट चलाई थी, ये चलती रही उसके बाद कंटिन्यूड। ओके, तो स्वदेशी मूवमेंट से इंस्पायर होके अबिंदरनाथ टैगोर ने, जो कि दैट वाज कज़न थे समथिंग ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर के, उन्होंने अपनी फेमस फिगर दिखाई पेज नंबर 12 पे, जो आपकी आती है फिगर नंबर 12 है आपकी, दिस इज द सेम। हाँ जी, अबिंदरनाथ टैगोर ने, ये आपके याद रखने आपने, अबिंदरनाथ टैगोर ने बनाई है, गॉट इट। तो इसमें उन्होंने दिखाया है कि एक एस्थेटिक फिगर, एक संत लाइक फिगर दिखाई, जो दैट इज काम, कंपोज, डिवाइन, स्पिरिचुअल थी। ओके, यू कैन सी लाइक संत लाइक फिगर उन्होंने बनाई। ये आपकी अबिंदरनाथ टैगोर की पिक्चर है, ना कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की। उन्होंने सिर्फ फर्स्ट इमेज बनाई थी, इसके बारे में इन्होंने बोला है। ओके, तो इन द कमिंग ईयर काफ़ी लोगों ने भारत माता की फिगर्स बनाई है, दैट सर्कुलेट इन पॉपुलर प्रिंट में हुई। तो ये आप एक 14 पेज पे भी 14 फिगर देख सकते हो, दिस वन भारत माता, ये अलग पिक्चर दिखाई गई है, इसके बारे में बाद में करते हैं, सिर्फ आप देख लो अभी। हाँ जी, तो अब इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है नेशनलिज्म ऑल्सो डेवलप। थर्ड पॉइंट आपका आ गया, नेशनलिज्म ऑल्सो डेवलप थ्रू द मूवमेंट टू रिवाइव इंडियन फोकलोर। इंडियन फोकलोर को कैसे रिवाइव किया, जो फर्स्ट पॉइंट के साथ ही कंसिडर कर सकते हो आपको। 19th सेंचुरी में नेशनलिज्म बिगान रिकॉर्डिंग फोक टेल्स संग बाय बाज का मतलब पोएट्स होता है, एंड दे टूर द विलेजेस टू गैदर फोक सॉन्ग्स एंड लीजेंड। जब भी इन्होंने सारे फोक सॉन्ग इकट्ठे करने के लिए, लीजेंड इकट्ठे करने के लिए रूरल एरिया टूर लगाया, तब उन्होंने फोक टेल्स को वहाँ पे रिकॉर्ड किया। ये जो टेल्स थी, फोक टेल्स थी, तो वो एक्चुअली ट्रू पिक्चर देती हमारे कल्चर की। अगर वैसी चीज़ आपने पढ़ा था दास वोक, दैट इज बाय ग्रिम ब्रदर्स की, अगर आपने कल्चर देखना है ना किसी कंट्री का, तो रूरल लोगों में देखो, वो आपको ट्रू कल्चर मिलेगा, ना कि हाई सोसाइटी सिटीज़ में। तो इसीलिए उन्होंने फोक कल्चर को इकट्ठा किया, रिकॉर्ड किया, जो कि करप्ट हो चुका था बाय द आउटसाइड फोर्सेस, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे लोगों ने अटैक किया है, मे बी द मुगल्स, मे बी दैट इज ब्रिटिशर, टर्क्स इंडिया में अटैक करते रहे हैं। तो इसलिए जो करप्ट हो चुका था हमारा कल्चर, लेकिन जो रूरल एरिया ने इनको संभाल के रखा था, हमारे फोक टे डांस सॉन्ग्स, उनको इन्होंने इकट्ठा किया। ओके, तो इनको प्रिजर्व किया फोक ट्रेडिशन को, इन ऑर्डर टू डिस्कवर वंस नेशनल आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी को, पहचान को इन्होंने दोबारा डिस्कवर किया फ्रॉम द फोक ट्रेडिशन से, और इनको रीस्टोर किया कि हमारी ये प्राइड है, जिस पे हमें गर्व होना चाहिए, जो कि ब्रिटिशर्स आउटसाइडर ने करप्ट कर दिया था, उनको डैमेज कर दिया था, हमें इनको संभाल के रखना, उसको रिवाइव किया गया। और बंगाल में खासकर रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने काफ़ी बैलेड को, पोम्स को, नर्सरी राइम्स को, मिथ्स को कलेक्ट किया और एक मूवमेंट चलाई फॉर द फोक टेल रिवाइवल। फोक को रिवाइव करने के लिए मूवमेंट चलाई। याद रखना है, मद्रास में आपने नतेशा शास्त्री थे, उन्होंने अपनी 4 वॉल्यूम कलेक्शन, जो कि तमिल फोक टेल्स थी, फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया, याद रखना ये नाम, इन्होंने इसको अपने कल्चर को रिवाइव करने के लिए शुरू की। उनको लगता था कि फोकलेयर हमारी नेशनल लिटरेचर है और इसको दिया मोस्ट ट्रस्टवर्दी
मैनिफेस्टेशन ऑफ पीपल्स रियल थॉट्स एंड करेक्टरिस्टिक्स। इनको हमें संभाल के रखना है, जो कि हमारी प्रेजेंटेशन बताती है हम है क्या वो बताते हैं। इस पिक्चर में आपने देखना है जवाहरलाल नेहरू है, एक पॉपुलर प्रिंट के साथ है, इनके हाथ में भारत माता की फिगर इमेज वाली एक बुक है जो कि उनको अपने दिल के करीब रखते थे। और काफ़ी सारे पॉपुलर प्रिंट है जिसमें नेशनल लीडर्स इनको शो किया गया है, ये ऑफर कर रहे हैं अपने आप को भारत माता के लिए, सेक्रीफाइस के लिए। देन दिस पिक्चर में आप देखोगे भारत माता को एक कंट्रास्ट में दिखाया गया है। अबिंदरनाथ में सेंट लाइफ फिगर है, यहाँ पे है शी सोन विद त्रिशूल है उसके उनके हाथ में। ओके, बिसाइड अ लायन है, एलिफेंट है, जो कि एक क्या दिखाते हैं आपका पावर एंड अथॉरिटी दिखाते हैं। तभी वो दिखाया कि भारत माता के हाथ में स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन है, अथॉरिटी है, तो ये अलग फिगर में दिखाया गया है। तो चौथा पॉइंट आपका आता है टू ब्रिंग नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनल मूवमेंट और डेवलप हुई जब नेशनल लीडर ने और सच आइकन्स को सिंबलाइज किया, इसको ग्रो किया, इनको प्रमोट किया इंडियन लोगों को जोड़ने के लिए। वो क्या था, स्वदेशी मूवमेंट, जैसे मैंने पहले आपको बताया मूवमेंट बंगाल में शुरू हुई थी। उस टाइम उन्होंने ट्राई कलर शुरू किया था जो कि रेड ग्रीन येलो कलर था। स्वदेशी मूवमेंट याद रखना है। और इसमें 8 लोटसेस थे, 8 लोटस फ्लावर में आपके जो कि रिप्रेजेंट करते थे। आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है, 8 लोटस का मतलब था 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये ब्रिटिश इंडिया का मतलब है व्हेन इंडिया वाज अंडर द ब्रिटिश, वहां पे 8 प्रोविंसेस 8 स्टेट्स थी। ओके, तो जो क्रेसेंट मून था, आपको पता है क्रेसेंट मून जो कि मुस्लिम पाकिस्तान का है, मुस्लिम का, उसके फ्लैग में भी अभी आपको क्रेसेंट मून मिलता है, लाइक द फिगर। तो ये दिखाता है आपका कि ये आपकी हिंदू मुस्लिम यूनिटी को दिखाता था। तो ये उस टाइम की बात है, आपके बंगाल के नेशनल फ्लैग के बारे में बता रहे हैं। फिर 1921 ये क्यों इंपॉर्टेंट ईयर है, क्योंकि इस टाइम आपकी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुई थी। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1921 में गांधी ने स्वराज फ्लैग किया। अब स्वराज फ्लैग में क्या था, ट्राई कलर था। यहाँ पे आपका येलो कलर की बजाय जो कि हमने रेड ग्रीन येलो था, यहाँ पे रेड ग्रीन वाइट कलर आ गया, जिसमें था आपका स्पिनिंग व्हील, चरखा था इसके सेंटर में। जो चरखा क्या रिप्रेजेंट करता था, गांधीयन आइडियल ऑफ सेल्फ हेल्प, कि अपनी हेल्प आप खुद करो। कि जब आप चरखा में आप अपने धागे को करोगे, स्पिन करोगे, तो आप अपने कपड़े अपने आप बनाओ बजाय किसी पे डिपेंडेंट रहने के लिए। इसलिए गांधीयन आइडियल था सेल्फ हेल्प के लिए चरखा, स्पिनिंग व्हील। तो यहाँ पे कैरिंग फ्लैग में था होल्डिंग इट अलोफ्ट ड्यूरिंग मार्चेस बिकेम अ सिंबल ऑफ डिफाइंस। तो अब उन्होंने जब भी अपना जो मूवमेंट चलाते थे अपने हाथ में फ्लैग रखते थे, और ये उन्होंने डिफाई मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को अगेंस्ट, डिफाई का मतलब मना करना, उनके रूल ना मानने वाला एक सिंबल बना दिया था इस चीज़ को, इस रेड ग्रीन वाइट वाले फ्लैग को, जिसमें कि स्पिनिंग व्हील सेंटर में था। हाँ जी, अब एक नेक्स्ट पॉइंट आपका आ गया, नेक्स्ट पांचवा पॉइंट, कि एक और सिंबल था कि आपकी नेशनलिज्म कैसे ग्रो करी, बाय द री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। मतलब जिस हिस्ट्री को हम भूल चुके थे उसको दोबारा से इंटरप्रेट करना। इसमें क्या था, 19th सेंचुरी में काफ़ी इंडियन ये चाहते थे कि आप में एक सेंस ऑफ प्राइड मतलब आपको गर्व हो अपने हिस्ट्री पे भी, हमारा कितना कल्चर, हमारी हिस्ट्री कितनी रिच थी, जो उसको दोबारा रिवाइव करने की ज़रूरत पड़ी। इंडियन हिस्ट्री हैड टू बी थॉट अबाउट डिफरेंटली। ब्रिटिश हमेशा क्या कहते थे कि इंडियन आप तो ना अनसिविलाइज हो, आप प्रिमिटिव हो, आप बैकवर्ड हो, आपको पता नहीं कि कैसे गवर्न करना है। हमें देखो, हम आपको सिखाएंगे कि एक्चुअली में कंट्री को गवर्न कैसे करते हैं। मतलब हमें भी वैसे लगना शुरू हो गया कि शायद हम तो मूर्ख हैं, हम तो अनसिविलाइज्ड हैं, हम बैकवर्ड हैं। एक्चुअली ये ब्रिटिशर्स हैं, मॉडर्न हैं, इनको पता है कि क्या कल्चर होता क्या है। तो हमने उनको फॉलो करना शुरू कर दिया, उनके कल्चर को, उनका लिविंग स्टाइल को। लेकिन जो लीडर्स थे नेशनलिज्म, उन्होंने कैसे जगाई लोगों में, री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। अब हिस्ट्री की एग्जाम्पल देके उन्होंने बताया कि हमारा कितना ग्लोरियस पास था, हम कितने अच्छे से, हमारी आर्ट आर्किटेक्चर कितनी रिच थी पुराने टाइम में, हमारा साइंस, मैथमेटिक्स, हमारा रिलीजन, हमारा कल्चर, लॉ, फिलॉसफी, क्राफ्ट, ट्रेड कितना फ्लरिश था पुराने टाइम में। तो ये जो आउटसाइडर्स हैं, इन्होंने हम पे डोमिनेट करके हमारा कल्चर डिस्ट्रॉय किया है। लेकिन अगर हम अपने पास को, अपनी हिस्ट्री को देखें, हमें पता चलता है वी आर हैविंग अ रिच कल्चर इन द पास्ट, वी कैन गवर्न आवरसेल्फ। हमारे इतने अच्छे रूलर्स थे, हमारे पावरफुल रूलर्स थे, अशोका जैसे, उन्होंने भी तो रूल सारे इंडिया में किया था। तो हमें वो चीज़ नहीं भूलनी चाहिए। इस ग्लोरियस टाइम को
दोबारा से हिस्ट्री को, जो हमारी डिक्लाइन हो रही थी, जो ब्रिटिश के अंडर हम आ गए थे, इस मूवमेंट में इसको पार्ट एंड पार्सल बताया और रीडर्स को ये अपने प्राइड हो अपने इंडिया के अचीवमेंट्स पे, हमारी पास स्ट्रगल, तो जो कि हमारी मिजरेबल कंडीशन है, दैट इज बिकॉज ऑफ ब्रिटिश रूल। तो इस पैराग्राफ में आपने बताना है री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री में हमें दिखाया गया कि हमारा कल्चर बहुत पास था, लेकिन ब्रिटिश के आने के कारण वो सारा दब के रह गया। तो इट डजंट मीन के वी डोंट नो हाउ टू रूल, वी नो इट प्रॉपरली। तो ये क्वेश्चन आपका था कि कैसे हम नेशनलाइज हुए, नेशनलिज्म फीलिंग इन कारण के आई। तो लोगों को यूनिफाई करने का पर्पस, उनमें प्रॉब्लम हमेशा आती रही, ये ईजी नहीं था। तो जैसे ही हमने पास को कुरेदना शुरू किया तो उसमें हमें क्या मिला, सिर्फ हिंदुइज्म, क्योंकि एक्चुअली हिंदुस्तान दैट इज ऑफ द हिंदूज। तो यहाँ पे मुस्लिम को लगने लगा तो हमारा तो कल्चर है ही नहीं है। रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री में हमें सिर्फ हिंदू का कल्चर दिख रहा था, जो तो फैक्ट था। तो मुस्लिम को लगने लगा कि ये सारी सेलिब्रेशन तो हिंदूज के लिए हो रही है, तो दूसरी कम्युनिटीज थी वो उनको इग्नोर होना शुरू हो गया कि ये तो सिर्फ हिंदू के बारे में, ना कि हमारे बारे में है। ओके, अर्ली टाइम में ये फॉर्मर्स वगैरह दिखाया गया है। कंक्लूजन में आपने देना है कि काफ़ी एंगर भरना शुरू हो गया कॉलोनियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो जिसके कारण सारे ग्रुप जो थे वो इकट्ठा होना शुरू हो गए, जो कि आपका फर्स्ट पेज में हमने कर लिया है। डिफरेंट क्लासेस जो थी उनकी यूनाइटेड स्ट्रगल ये शुरू हो गई थी। ओके, तो अब इसमें आपका 20वीं सेंचुरी में शुरू हो चुकी थी फ्रीडम इन दैट फर्स्ट हाफ 20वीं सेंचुरी। कांग्रेस जो थी लीडरशिप महात्मा गांधी के अंदर, उन्होंने काफ़ी ट्राइड किया लोगों को इकट्ठे करने का इंडिपेंडेंस के लिए, ऐसी मूवमेंट नेशनल मूवमेंट को फॉर्ज किया नेशनल यूनिटी के लिए। लेकिन हमने देखा है कि डिफरेंट जो ग्रुप थे, क्लासेस थे, उन्होंने अलग अलग एक्सपेक्टेशन के साथ इस नेशनल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को पार्टिसिपेट किया। तो जैसी उनकी जो ग्रीवियंसेस थी, उनकी प्रॉब्लम थी, उनके दुख तकलीफ थे, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे, तो डिफरेंट कम्युनिटीज़ इकट्ठी होती चली गई। कांग्रेस जो थे उन्होंने काफ़ी अटैम्प्ट किया इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और एक ग्रुप या दूसरे ग्रुप जो थे दूसरे से अलग होने भी शुरू, जैसे मैंने आपको बताया। तो यूनिटी विद इन द मूवमेंट ख़त्म हो गई कुछ हद तक, और हाई पॉइंट्स ऑफ कांग्रेस एक्टिविटी जो थे, नेशनल यूनिटी थी, दैट वाज फॉलोड बाय द फेस ऑफ डिसयूनिटी आई, इनर कन्फ्लिक्ट आए। इन अनदर वर्ड अगर कहें तो व्हाट वाज एमर्जिंग वाज अ नेशन विद मैनी वॉइसेस एंड वोटिंग फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल रूल। लेकिन अलग अलग लोगों ने यही कहा कि हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट से कम आज़ादी चाहिए। तो दैट इज़ ऑल फॉर दिस चैप्टर। आई होप you understand this all. Just go through well. Thank you.